नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। देश में इस वक्त कोरोना की सुनामी चल रही है। हर दिन कोरोना से तबाही बढ़ती जा रही है, केस भी बढ़ते जा रहे हैं और मौतों की संख्या भी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन, कुछ शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन कोरोना पर फिलहाल असर होता नहीं दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन ही हमारे पास आखिरी विकल्प है और इसके लिए सरकार के साथ हम और आप क्या तैयार हैं? क्योंकि कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था का हाल क्या हुआ था, उससे अब तक उबरा नहीं जा सकता है। ऐसे में एक और लॉकडाउन देश के सामने आर्थिक लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती होगी। इन सबके बीच मैं बार बार आपसे यह कह रही हूं कि जिस वक्त हमें सावधानी बरतनी थी, तब हम बेपरवाह होकर शादियों में गए थे, घूमने गए थे, मस्त थे। वहीं उस वक्त ब्रिटेन में लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी और आज ब्रिटेन में हर दिन 5000 से कम मामले सामने आ रहे हैं, जबकि अनलॉक की प्रक्रिया कुछ दिन पहले शुरू हुई है। हाँ, जनसंख्या के लिहाज से ब्रिटेन की तुलना करना बेईमानी है, लेकिन कुछ बातें ब्रिटेन से हमें सीखनी जरूर चाहिए। हमसे चूक कहां हो रही है, जिसके चलते कोरोना की सुनामी कम नहीं हो रही है, और इसी मुद्दे पर आज कंचन का अभियान में अहम चर्चा होगी। कोरोना से स्थिति भयानक होती जा रही है और अब युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ मुहिम की जरूरत है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 12 अप्रैल की डिबेट में मैंने आपको यह बताया था कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द सैनिटाइजेशन की मुहिम व्यापक स्तर पर शुरू होगी, जिसकी शुरुआत रविवार से ही हो रही है। देश के कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी रविवार को बंदी होगी। हालांकि जरूरी सेवाएं बहाल रहेंगी, मास्क पहनने को लेकर भी सख्ती की जा रही है। कुल मिलाकर 2020 में पहले लॉकडाउन हुआ, फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, अब इसका उल्टा हो रहा है। अनलॉक के बाद अब धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे कोरोना की सुनामी को शांत किया जा सके। एक रिपोर्ट देखिए, फिर आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर करेंगे अहम चर्चा। अब कोरोना होगा कंप्लीट लॉक, संवेदनशील जगहें होंगी ब्लॉक। अब यूपी में भी रविवार को लॉकडाउन, कोरोना किलिंग का शुरू हुआ काउंटडाउन। कोरोना महामारी का संकट हर दिन देश में गहराता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख के पार आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए हर कोशिश हो रही है। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद दूसरे दिनों में भी और सख्ती की जा रही है। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने का हंटर चलेगा। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराए नहीं, इसके लिए भी व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। हर उपाय के बावजूद कोरोना कोहराम मचा रहा है। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। किसी भी तरह की सावधानी बरती नहीं गई, न ही प्रशासन की तरफ से सख्ती जारी रही। नतीजन कोरोना पहले से ज्यादा घातक बनकर हमला कर रहा है और अब तो लगता है कि लॉकडाउन के बिना बात नहीं बनने वाली है। हालांकि जिन राज्यों में मामले ज्यादा हैं, वहां पाबंदियां भी अधिक हैं और अब इसमें जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में भी सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। पूरे प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन, सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद। रविवार को व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान, बिना मास्क पकड़े जाने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पर 10 गुना अधिक जुर्माना। यूपी में कोरोना से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन की झलक कुछ दिनों पहले लखनऊ में देखने को मिल गई थी। तब हमने सबसे पहले बताया था उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन की शुरुआत होगी। सीएम योगी ने हर कोरोना संकट में अलग काम किया और इसी सिलसिले में एक बार फिर से
सीएम योगी ने कोरोना को हराने के लिए युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम किया है। क्योंकि कोरोना को फिर से मात देना है तो युद्ध स्तर पर जंग का ऐलान करना ही होगा। वहीं लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ की टीम जल्द लखनऊ पहुंचेगी। यहां पर टीम 2 अलग-अलग जगहों पर कोविड अस्पताल का निर्माण करेंगी। ये 500 से 600 बिस्तर की क्षमता वाला अस्पताल होगा। राजनाथ सिंह का यह फैसला काबिले तारीफ है, लेकिन ये काम पहले हो गया होता तो बेहतर होता। अगर कुछ महीने पीछे मुड़कर देखें तो हमें अपनी गलतियों और ब्रिटेन से सीख लेने की जरूरत है। ब्रिटेन ने क्या किया? लॉकडाउन के साथ एग्रेसिव वैक्सीन प्रोग्राम चला। दिसंबर से ही ब्रिटेन में कई तरह के प्रतिबंध लगे। 5 जनवरी से लॉकडाउन शुरू हुआ। 3 महीने से ज्यादा लॉकडाउन रहा। लगभग आधी आबादी को कोविशील्ड वैक्सीन लग चुकी है। रोजाना नए मरीज 4000 से नीचे आ गए हैं। वहीं अपने देश की बात करें तो यहां पर लोगों को मास्क लगाने में भी तकलीफ होती है। वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन लॉकडाउन ना होने से मूवमेंट जारी है। वैक्सीनेशन में 12% की गिरावट, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन आबादी एक वजह। जिस वक्त मूवमेंट रोकना था उस वक्त चुनावी गतिविधियों में तेजी आई। राज्यों में माइक्रो लेवल पर रोक लगी। एक से दूसरे राज्य के बीच लोग बेधड़क यात्रा करते रहे। चुनाव आयोजन और आर्थिक नुकसान देश के सामने चुनौती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबादी के लिहाज से भारत के सामने ब्रिटेन कहीं नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर लड़ना भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन कोरोना से लड़ना है तो ब्रिटेन की तरह कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि भारत में इस वक्त कोरोना की सुनामी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना की सुनामी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आज दूसरा दिन है जब आंकड़े 2 लाख पार कर चुके हैं और यह हमें सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या हमारा फेलियर रहा है, हम और आपकी गलती इसमें कहां रही है। इस पूरे सिचुएशन से हम पूरे देश, ये पूरा हिंदुस्तान कैसे उभरेगा। और आज इसी मुद्दे पर कंचन का अभियान में अहम चर्चा होगी। कोरोना की सुनामी साफ तौर पर देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी से अमित पुरी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका, दीपक मिश्रा, प्रसपा से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर तनुज भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल डॉक्टर डीके गुप्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर भाटिया आपसे होगा, कहां गलतियां हो रही है, क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्या फेलियर है, ये सिस्टम कब सुधरेगा। 2 लाख के पार दूसरा दिन। सबसे बड़ा फेलियर हमारा है, हम लोग ये नहीं रियलाइज कर पाए कि हम लोगों को क्राउडिंग को कंट्रोल करना है। आपने जैसे पहले बोला, हम लोगों का सबसे पहला फोकस सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजेशन और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज, जिसमें सबसे अहम है कि इंटर स्टेट मूवमेंट बिल्कुल कम, मिनिमल होना चाहिए। केवल असेंशियल रिक्वायरमेंट्स की तरफ से मूवमेंट होना चाहिए और वैक्सीनेशन ड्राइव को साइमल्टेनियसली विद अग्रेसिव लॉकडाउन एनफोर्स करना चाहिए। दोनों चीजें अलग अलग में एक फेलियर के रूप में बनेंगी। जब तक हम लोग इस चुनौती को ठीक से समझेंगे नहीं, हमारे को पहले सतर्क रहना है कि हम लोगों को प्रिवेंशन कैसे, वरना ये बेकाबू हो जाएगा, तब ना मिनी लॉकडाउन काम आएगा, तब ना लॉकडाउन काम आएगा। और एक बार अगर हेल्थ सर्विसेज एग्जॉस्ट हो गई, देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स पीपल टू स्टे बैक एट होम। एक बार लोग इतने भारी तादाद में बीमार होने लगेंगे तो उतना पॉसिबल नहीं होगा उन लोगों को कंट्रोल करना। जैसे कि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठी हो रही है कुंभ के रहते, हम लोगों ने खुद एक वो स्ट्रैटेजी दे दी है कैसे कोरोना को फैलाया जाए। पहले वो आएंगे कोरोना एपिडेमिक के फॉर्म में, लोकल डॉक्टर भाटिया, मेरा कंसर्न एक है, क्योंकि जो हम पूरे दिन देखते हैं, बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, डॉक्टर्स, नर्सेज ओवरनाइट तो कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर बेड्स की बात की जाए, सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति तो आज हम देख रहे हैं। इसके लिए एक पार्टी या सिर्फ एक पक्ष जिम्मेदार नहीं हो गया है। आजादी के बाद जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने इतनी कमी दिखाई है, उसकी जिम्मेदारी आज साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती है। लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? आर वी लैकिंग द बेड्स? ये बिल्कुल रियल है, ये बिल्कुल रियल है। देयर इज एब्सोल्युटली नो फोकस ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे हैं। हम लोगों के पास इतनी पॉपुलेशन है, उसको केटर करने के लिए जो डॉक्टर पेशेंट और नर्सेस पेशेंट रेशियो है वो इतना कम है कि वो सर्वाइवल के लायक नहीं है। फिर भी हैट्स ऑफ टू द मेडिकल पर्सनल इन इंडिया, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर जब पैंडेमिक सिचुएशन होगी, इस समय हम लोग यही फेस कर रहे हैं। पेशेंट के लिए वेंटिलेटर्स नहीं है, पेशेंट के लिए ऑक्सीजन नहीं है, पेशेंट के लिए एसेंशियल मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। सुबह से वी हैव बीन फाइटिंग फॉर दिस कि इस पेशेंट को कैसे मिलेगी, उस पेशेंट को कैसे मिलेगी। और अगर यही पैंडेमिक ग्लो हो गया तो आज से 10 गुना ज्यादा केसेस हमारे को देखने को मिल गए, वी विल नॉट बी एबल टू टैकल। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या कुछ वीआईपी कल्चर निकालेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों को अभी इसी टाइम इन एनी केस क्राउडिंग को तो जीरो लेवल पे बिल्कुल, उसके लिए सरकार काम भी कर रही है। अमित पुरी, क्या ये आंकड़े गिनाए जा रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। हर राष्ट्र से एक न एक तस्वीर ऐसी आती है जिसे देखकर हमारी रूह कांप जाती है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे फिजिशियन हो, या कोई आम जनता हो, कोई छोटा बच्चा क्यों ना हो, हर वर्ग के लोग आज देश में प्रभावित हो रहे हैं और आपकी सरकार गिना रही है कि हम काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने इस बात का ऐलान किया है कि डीआरडीओ की टीम दिल्ली से लखनऊ जाएगी, 2 बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। क्या ये स्टेप सरकार पहले नहीं ले सकती थी? तो आज स्थिति कुछ और होती। 2 लाख के आंकड़े पार हो चुके हैं। कंचन जी, मैं आपको बता दूं, बीट आरटीपीसीआर, बीट L3 हॉस्पिटल्स, बीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हर प्रिवेंटिव्स को गवर्नमेंट ने वेल इन टाइम लिया है। और मैं आपको बता दूं, ये राजनाथ जी वाला जो विषय आप बता रही हैं डीआरडीओ का, ये तो अभी आया है। इससे पहले हम जब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट सब 48 घंटे से ज्यादा समय ले रही है सर। किसी प्राइवेट लैब में आप कॉल कर दीजिए, 4-5 दिन बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं। कंचन जी, कई केसेस में नहीं भी ले रही है। मैं टेलीफोन नंबर्स के साथ और पेशेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूं जिनकी 24 घंटे के अंदर भी रिपोर्ट्स आई हैं ऑन रिकॉर्ड। रात में 3-3:30 बजे तक रोज नित्य इसी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स, हॉस्पिटलाइजेशन कराना, ऑक्सीजन की सप्लाई, इन सारे इश्यूज को हम लोग लगातार देख रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में L3 नाम के, L1, L2, L3 नाम के हॉस्पिटल्स भी होते हैं। ये कभी हमने सुना था क्या? चाहे दीपक मिश्रा जी हो, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हो, चाहे मनोज सिंह काका जी हो, ये सब एक ही बोर्ड पे सवार थे 2017 के पहले। जब काम बोल रहा था तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कितने L3 हॉस्पिटल थे, जरा हमको बता दे। अमित पुरी जी, आप तो राजनीति मत कीजिए। 2 महीने के अंदर, कोविड के पहले, अब सर्च के बाद, आप ये बताइए ना, कोविड जैसी महामारी में बातें बहुत हो गई, चर्चाएं बहुत हो गई, ठोस कदम उठाने की जरूरत है आज इस वक्त। बातें नहीं बता रहा हूं। तो आप कदम उठाइए। सरकार जो कदम उठा रही है वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं हमें, क्योंकि तस्वीरें 2 लाख के ऊपर केसेस हो गए अमित पुरी जी, और आप सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं इस वक्त हमें। कंचन जी, ये जो लेटेस्ट म्यूटेशन आया है, राजनीति विपक्ष के लिए छोड़ दीजिए का, ये वर्ल्ड वाइड किसी के संज्ञान में नहीं था। इसका म्यूटेशन स्ट्रेन जो है ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। नहीं, 1 साल से कोविड की सिचुएशन हम देख रहे हैं। क्या हम इतने सशक्त नहीं हो पाए, हम अपने हेल्थ सिस्टम को इतना स्ट्रांग नहीं कर पाए पिछले 1 साल में कि आज स्थिति कुछ और होती? 2 लाख के ऊपर केसेस मजाक है क्या? कोई मजाक नहीं है। गवर्नमेंट इसको एड्रेस कर रही है, चाहे वैक्सीनेशन के। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या सरकार इसे एड्रेस कर रही है? ठीक है, प्लीज आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या सरकार इसे एड्रेस कर रही है? अगर एड्रेस कर रही होती तो 2-2.5 लाख के ऊपर केसेस आ रहे होते क्या? बच्चों की जान जा रही होती। गंगाराम हॉस्पिटल में इस वक्त 8 महीने के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे जिनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए गए हैं वो एडमिट हैं। उनके माँ बाप परेशान है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सिस्टम कोई ना कोई काम कर रहा है। क्या ये काम किया जा रहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम? बच्चों की जान, 12 साल के बच्चे, उनके माँ बाप आचार्य जी, मेरी आवाज, कंचन जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। कंचन जी, इनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। मनोज सिंह काका,
क्या लगता है, सरकार तो कह रही है कि सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या काम किए जा रहे हैं? गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर लखनऊ केजीएमयू हॉस्पिटल की बात की जाए, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, किस स्टेट का मैं नाम लूं, हर जगह लोग प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो। आज देश प्रभावित हो रहा है, 2 लाख से ऊपर के आंकड़े आ गए हैं। मैं समझता हूं ये समय है हमें समझने का कि कोविड पर जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं वो क्या पूरे नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार जो आंकड़ा है डॉक्टर भाटिया वो बढ़ता जा रहा है। आप मुझे एक बात क्लियर कीजिए, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड्स हैं, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स हैं जिसका गुणगान सरकारें गा रही हैं? मेरा तो यही मानना है कि बेड्स की कमी शुरू हो चुकी है और अब इससे ज्यादा अगर केसेस बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम सबको आएगी, हर वर्ग को आएगी। और आप जाहिर सी बात जानते हैं, समझते हैं कि सबसे ज्यादा ब्रांड मिडिल क्लास और लोअर क्लास को फेस करना पड़ता है। और जैसा ये कहा जा रहा है कि आरटीपीसीआर जल्दी आ रहा है, ठीक है आ रहा है, कुछ पेशेंट्स में आ रहा है, पर अब हम ऐसे लेवल पे हैं कि कुछ पेशेंट से काम नहीं चलता। हमारे को एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्टर भाटिया, कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि जो नॉर्मल चीजें इंसान इस कोविड के टाइम में यूज करने लगा था, जैसे हमने लॉकडाउन में देखा था, हर घर में ऑक्सीमीटर था, सैनिटाइजर था, आज ऑक्सीमीटर का जो प्राइस है वो 1000 रुपए पहुंच गया है, जो एक समय पर 300 पे था। सैनिटाइजर जो 250 जो 500 ml था, जिसकी कैपिंग लगी थी 30 जून तक, वो भी हट गई है। सैनिटाइजर्स भी अपने दाम पर बिक रहे हैं, ऑक्सीमीटर भी अपने दाम पर बिक रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? जब आप फार्मेसी के किसी स्टोर में चले जाएंगे तो ये सरकार नहीं देख रही कि ऑक्सीमीटर जैसी बेसिक चीज जो क्वारंटीन में जरूरी पड़ती है वो आज 1000 रुपए के दाम पर बिक रही है? तो एग्जैक्टली ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स तो और क्रॉप अप करेंगी। आप इन बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं, मैं एक एडवांस चीज, रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी कम पड़ रही है। जब हम लोगों के इतने पेशेंट्स एक्सप्लोजन फॉर्म में आएगा तो हम लोग नहीं हैंडल कर पाएंगे। हमारा कंट्री इस सिचुएशन में नहीं है कि हम इतने वॉल्यूम ऑफ केसेस को हैंडल कर पाए। ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, बाकी जो किट्स हम लोग इस केस में बना के रख सकते हैं। इनफैक्ट हम लोगों को एक मुहिम बनानी चाहिए कि ऐसी किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फ्रॉम दी गवर्नमेंट, फ्रॉम दी। ठीक है, अमित पुरी जी बताइए, ऐसी किट्स कब डिस्ट्रीब्यूट होंगी? रेमडेसिविर की कमी आ रही है, हर राज्यों से खबर आ रही है। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, बेंगलुरु में एक फैमिली को रेमडेसिविर के लिए जिसकी कॉस्ट 5,500 के आसपास है, उसको 40,000 रुपए ब्लैक मार्केटिंग से देना पड़ा था। क्या इस पर कोई मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं मॉनिटरिंग हो रही है? जो कमी है उस पर रोक कैसे? मैं बेंगलुरु को ही रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहा हूं, कीजिए। बेंगलुरु की रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं। बेंगलुरु के अंदर 30,000 रेमडेसिविर की ऑर्डर करके 20,000 उसमें से प्रोक्योर भी कर लिया गया। जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट की बात थी उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिए। जितनी भी मात्रा में वैक्सीन चाहिए और दवाएं चाहिए हिंदुस्तान में, हम उसकी कमी नहीं होने देंगे, मैं आपको यह एश्योर कर रहा हूं। हाँ, स्ट्रे एग्जांपल्स में कहीं पर किसी के साथ मनोज सिंह काका, क्या रेमडेसिविर की कमी नहीं है? नहीं कर रहा हूं। मनोज सिंह काका, ऑडियो उठाइए उनका। क्या रेमडेसिविर की कमी नहीं है? देश की तस्वीरें तो कुछ और कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित पुरी जी कुछ और कह रहे हैं। क्या कमी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या करें, प्रवक्तागिरी करनी है, बेचारे की नौकरी कर रहे हैं। अभी हकीकत कह देंगे तो टीवी पे नहीं आ पाएंगे। इनको मैं कहना चाहूंगा कि ये कम से कम लखनऊ का भैंसा कुंड, लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल, लखनऊ के केजीएमसी, लखनऊ के मेदांता, लखनऊ के पीजीआई, इन सब हॉस्पिटलों में जाते तो इनको पता चलता। लोग हॉस्पिटल के अंदर नहीं सड़कों पे मर रहे हैं और इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्वयं स्वीकार किया है। पूरे देश की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने आ रही हैं। ये अपनी नाकामियों को ढकने के, व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के बजाय जो लोगों की लाशें जल रही हैं उसको ढकना चाह रहे हैं। तो लोगों की लाशें ढक करके, और बनारस 82 घाट है, आपको बता दूं मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ सिर्फ एक हॉस्पिटल बड़ा है बीएचयू। इसके बाद 7 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 2-3 हॉस्पिटल भी। बनारस के डॉक्टरों ने कई बार मांग उठाई कि इसको एम्स का दर्जा दिया जाए, यहाँ की कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि बीएचयू में जो मरीज है वो बिहार से लेकर के नेपाल तक का मरीज आता है। एक बड़ी आबादी, एक पूरा प्रदेश और एक आधा प्रदेश वहां आता है। लेकिन इन्होंने कोई काम करने के बजाय हमेशा मुद्दा विहीन राजनीति,
धर्म पर सभी को फंसा करके और धार्मिक राजनीति करके आज देश को गर्त में डालने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। बुनियादी मुद्दे से जो लोगों के मूलभूत मुद्दे हैं वो कैसे बरगला जाए, सिर्फ धर्म पे आ जाए। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि कोई ऐसा धर्म ला दो जिससे लोगों की जिंदगियां बच जाए, कोई है उपाय? चुनाव को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए गए थे। ममता बनर्जी ने तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट भी डाली थी कि बाकी फेजेस के चुनाव एक साथ कराए जाए, जिसको चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। लेकिन क्या इस बात से हम वाकिफ नहीं है या भारतीय जनता पार्टी वाकिफ नहीं है कि केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, आज गाजियाबाद से एक तस्वीर देखने को मिली है जहां शमशान घाट के बाहर पेवमेंट पर लाशें जलाई जा रही है। यह स्थिति हो गई है इस वक्त देश की। कंचन जी, देश जिस हालात में है वो आप अच्छी तरह जानती हैं। महामारी का दौर है, कोरोना भयंकर रूप लेता जा रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है। शमशान घाट का जो हाल है वो आप बता ही रही हैं। सवाल एक लखनऊ का नहीं है, सवाल एक कानपुर का नहीं है, मुरादाबाद का नहीं है, गाजियाबाद का नहीं है। पूरे देश के अंदर ये हालात हैं और उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो सब आपके सामने हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी से पुरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ और लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज तक आपको 6 महीने का समय मिला लगभग, इस 6 महीने में आपने तैयारियां क्यों नहीं की? क्योंकि ICMR और तमाम डॉक्टर्स को मैं सुन रहा था टेलीविजन पे, उन्होंने ये साफ कहा कि सरकार को हमने बताया था कि दूसरी वेव आएगी। तो ये जनता को नहीं पता था कि दूसरी वेव आएगी। आप इस बात का दोष जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं? आप अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं? सवाल राजनीति का नहीं है, इसको राजनीतिक रंग मत दीजिएगा कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन नहीं लगवाई और राहुल गांधी ने बयान दे दिया और फलाना ढिमाका। छोड़िएगा इन बातों को। मुद्दे की बात यह कि जब लॉकडाउन खत्म हो रहा था, लॉकडाउन खुल रहा था, तो आप और आपके मुख्यमंत्री ढोल बजा रहे थे, नगाड़े पीट रहे थे। सारे बीजेपी के नेता नगाड़े पीट रहे थे, ढोल बजा रहे थे। कोरोना हमने जीत लिया, कोरोना भाग गया। और कोरोना इसलिए भाग गया कि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम समर्थन करते हैं। और हम समर्थन ना भी करें, वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कोरोना के भागने का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, तुम्हारी सरकार को जाता है। तो अब कोरोना के बढ़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन लाशों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने 6 महीने में सवाल पूछे गए हैं आपसे कि जब 6 महीने का समय मिला था तब सरकार ने क्या काम किया? क्या तब आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते थे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट के बारे में कोई रिपोर्ट ऐसी दी हो जिसके अंदर गवर्नमेंट के मैनेजमेंट पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया हो? मुझे आचार्य, अरे शामली में क्या हुआ था? कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। अमित पुरी जी, शामली में क्या हुआ था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ था शामली में? की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरोना की वैक्सीन की जगह एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चिल्लाने की वजह से ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। शामली की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ अमित पुरी जी जवाब दीजिए। आप यूपी के, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं दीपक मिश्रा जी के भी पास आऊंगी और सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। राजनीति तो अपनी तरफ है, लेकिन कोविड के मामले 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। सड़कों पर साफ तौर पर कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। वीकेंड पर कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। क्या ये लॉकडाउन की आहट है? ये समझना और देखना बहुत जरूरी है। क्या हिंदुस्तान दोबारा से लॉकडाउन को अफोर्ड कर सकता है? कोरोना की सुनामी साफ तौर पर इस देश में देखी जा सकती है। जो दूसरी लहर कोरोना की आई है उसने हम सबको अपने चपेट में कर लिया और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा और कई दिन से लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पर हमें सतर्क होने की जरूरत है। हम सबको मिलकर फाइट अगेंस्ट कोविड करना है और इसी मुहिम न्यूज़ वन इंडिया की लगातार ये जारी है। CMD फेलिक्स हॉस्पिटल डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा सबसे पहला स्टेटमेंट मैं उनका चाहूंगी। डॉक्टर DK गुप्ता, क्या ये फेलियर देखने को मिल रहा है? पहले 1 लाख, 1.5 लाख, आज 2 लाख से ऊपर केसेस हो गए हैं। देखिए, मैं आज से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस समय फेलियर पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इस समय इसको कंट्रोल कैसे करना है, और कंट्रोल से भी ज्यादा कम से कम लोगों की मौत हो, कम से कम लोगों का हम लोग सीरियस करें, कम से कम लोग अनाथ हो, तो इस पे फोकस करना चाहिए। इसी पे मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा
फेलियर तो बहुत सारे हो गए, उनको हम बाद में स्क्रूटनी करेंगे, उनका पोस्टमार्टम बाद में करेंगे। अभी ध्यान है कि जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सब के आसपास जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने एनजीओज हैं, सबको मिलकर प्रशासन को मिलकर इस समय सिर्फ एक काम करना चाहिए, इलाज इलाज इलाज। त्राहिमाम हो रहा है इलाज के लिए, आप सब जान रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इस समय हम सबको चाहिए कैसे हम जनता को समझाएं कि इलाज अवेलेबल है, इलाज हम प्रोवाइड कर सकते हैं और आसपास उनके इलाज उनको मिल जाए, उनको भागना ना पड़े बेड के लिए, उस पर फोकस करना चाहिए। जी, ये कैसे हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, जो लोगों की अपील हमारे पास आ रही है, जो आए दिन कॉल्स आ रहे हैं, वो तो बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, इन सब तो कमियों से जो जूझ रहे हैं हम, और थोड़ा उन्हें कैसे दूर किया जाए, डिस्कस करनी पड़ेगी हमें। अगर स्ट्रेटजी हम अपनी इंप्रूव कर सकते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर हॉस्पिटल के आसपास कुछ ना कुछ सेक्टर हैं, कुछ सोसाइटीज हैं। अगर वो उनको अडॉप्ट कर ले और उस सोसाइटी के अंदर हम लोग आइसोलेशन वार्ड बना दें, 15-20 बेड डाल दें, वॉलंटियर्स हमारी सपोर्ट कर दें सिक्योरिटी में, सेफ्टी में, फूड में, मैनेजमेंट में, उसके अलावा जो डॉक्टर्स उस सोसाइटी में रहते हैं वो सुबह शाम मरीजों का राउंड ले लें। ऑक्सीजन हमें मिल सकती है, सिलेंडर्स चाहिए, सबको ऑक्सीजन जरूरत नहीं है, तो जो इनिशियल अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को इलाज मिल जाएगा। इवन जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनका भी वो डॉक्टर्स उनको देख सकते हैं, और जो हॉस्पिटल है वो टाई अप करके अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो वो हॉस्पिटल में शिफ्ट करके भर्ती कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हमें व्हील एंड स्पोक मॉडल बनाना पड़ेगा और हॉस्पिटल को और जो आसपास के जो नागरिक हैं, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं, वहां पे जो वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज हैं, पुलिस है, प्रशासन है, इन सबको मिलकर कुछ ऐसा मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट हम सबको फर्स्ट L1 और L2 की सुविधा उनके डोर स्टेप पे दे सकें। और ठीक है, तो डोर स्टेप पर कैसे सुविधा दी जाएगी? दीपक मिश्रा जी, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन क्या ये हकीकत है? नहीं, कंचन जी, 400 घोर अंधेरा है ये माना, इसके माध्यम से उजाला है, स्थिति भयावह है। जो तस्वीर सामने आ रही है वह तस्वीर से ज्यादा वास्तविकता क्या है। आपको साधुवाद देता हूँ, कम से कम इतने संवेदनशील और सामाजिक संस्कार के सवाल पर आप बहस तो कर रही हैं। जनता के दुख, दर्द, दंश और दलन को आप आवाज तो दे रही हैं, वरना ये सरकार तो टीन शेड लगाकर कितनी मानवता की लाशें गिरी हैं उसको छुपाने पे आमादा है, यद्यपि छुपा नहीं पा रही है। दूसरी बात, बजट के दौरान 5,55 करोड़ रुपए दिए गए, जो पूरा का बजट था, उसके अलावा 37,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिया गया सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए। क्यों नहीं लग पाया? उसमें भी है कि विभेद कर दिया गया कि 45 के ऊपर के ही लोगों को लगाएंगे, और उसमें भी अभी तक 20% लोगों को भी नहीं लगा। वो जो 35,000 करोड़, 55,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कहाँ तो पैसा चला रहा है, कहाँ चराग में नहीं शहर के लिए। हालात ये है, और अभी भी हमारे पूरी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी ही चल रहा है। अरे माननीय वाले, आप कब तक मधुमास में जिएंगे और पूरी दुनिया को मधुमास के आवाज नहीं आ रही है। सच्चाई यह है कि यह सरकार सच छुपाऊ और मिथ्यावाची सरकार है। अमित पुरी जी, क्या सरकार सच छुपा रही है? कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने गए जो लोग हैं, कोरोना की डुबकी लगा रहे हैं आज। समय कम मिला था, ये कह ले पूरी बात तब मैं कहता हूं। कंचन जी, देखिए, आदरणीय पुरी जी की एक आदत है, जैसे इनके नेता और हमारे प्रधानमंत्री देश को डिबेट कर देते हैं, वैसे इनके अंदर खूबी है। पूरे डिबेट को ही डिबेट कर। एक बात पंडित जी ने जानिए, जब सच नहीं होता है तो व्यक्ति लोक भाषा के अलावा किसी भाषा में संवाद करता है। आप तो पुरी जी की अगर हम लोग पूरा डिबेट सुने तो आधे से ज्यादा अंग्रेजी में है। अरे मान्यवर, जनता की भाषा लोक भाषा में चलता है, और आपकी सरकार तो लोक भाषा बोलती ही नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि सीएमओ मेरा फोन ही नहीं उठाता। छोटे मोटे आदमियों को छोड़िए, जिन्हें पद्म सम्मान मिला हो, जो लखनऊ की शान कहे जाते हो, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला। और छोड़ दीजिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनको हम भी अपना नेता मानते हैं, काका भी अपना नेता मानते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी अपना नेता मानते हैं, और पुरी जी की भी जुबान नहीं कह सकती कि उनके नेता नहीं थे बाबू भगवती सिंह जी।
उनके अंतिम संस्कार के लिए हम लोगों को 4.5-5 घंटे खड़ा रहना पड़ा। एक बिजली से चलने वाला संयंत्र आज भी खराब है। मतलब ये है कि अभी वही है निजाम कोहना, अभी तो रंजो आलम वही है, अभी मैं किस तरह मुस्कुराऊं, अभी तो शानो गम वही है। लेकिन वाह रे पुरी साहब, आप तो पूरा भगवा ब्रिगेड को आप खुद भी हो गए और सबको सूरदास की काली कमरिया कर दिया। चढ़ो न दूजो रंग, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे मान्यवर, एक दैहिक ताप होता था तो उसे रामराज नहीं कहा जाता था। ये कैसा रामराज आप ला दिए जो पूरे के पूरे भारत दैहिक ताप से ग्रस्त है। हो गया दीपक जी, के लोगों को अगर ये समस्या हो रही है तो आम जनता और गरीब वर्ग का क्या? नहीं, कुछ और भी कहना हो तो कह लीजिए, मैं बिल्कुल टोका टाकी नहीं करूंगा, आप आराम से कहें, पहले कह लें। विफलताओं की दास्तान बहुत लंबी है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपके ही दल के एक देवतुल्य कार्यकर्ता ने कहा कि मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने पिता को वेंटिलेटर नहीं दिला पाया। यह है देवतुल्य कार्यकर्ताओं के, तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं के पिता और माता तक तो इलाज के अभाव में देवलोक चले गए। हो गया, मैं नहीं कह रहा हूं, हो गया, के लोग कह रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि आप कोई ऐसा आंकड़ा WHO का लाएंगे, तो क्या आपको नीति आयोग के आंकड़े नहीं नजर आ रहे जिसमें उत्तर प्रदेश को उन राज्यों की सूची में रखा गया है जिन्होंने लोक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया? यह नीति आयोग का आंकड़ा है। अब आप अगर अपनी सरकार को WHO से बेहतर मानते हो तो भाई मैं क्या करूं? आपको अपने आईने अगर खराब लगते हो तो तोड़ दीजिए। आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें, फिर दिखाया करें। और मान्यवर, आप तो आईना को उल्टा करके देखते हैं। एक सुंदर सी तस्वीर लगा रखी है, उसी को देखे चले जा रहे हैं। सच को जानिए, बात तब बनेगी जब बात होगी। आप तो बात ही नहीं करते, एक तरफा आ गया, शुभ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है अमित पुरी जी, जवाब दीजिए। हर पैनलिस्ट के पास जाना है, हम एक एक करके कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए जवाब दीजिए। हाँ, हो गया। अब आप जवाब दीजिए अमित पुरी जी, कई सारे आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए उनका। मैं 2 लाइन की बात कह रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि लखनऊ के शमशान घाट पे टीन लगा करके आपने डेथ्स को छुपाया। मैं एक ही बात कह रहा हूं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में डेथ के रिकॉर्ड को रजिस्टर किया जाता है हर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। लखनऊ नगर निगम ने किसी डेथ को छुपाने का प्रयास नहीं किया। जितनी भी शव शमशान घाट पे आए, चाहे वो कोविड के आए, चाहे लखनऊ के आए, चाहे लखनऊ के बाहर आए, सबको बकायदा डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ। इसलिए मौत के आंकड़े को किसी ने नहीं छुपाया। जिनको दीनदयाल आज याद आ रहे हैं, उन दीपक जी से कह रहा हूं, प्रतिवाद का मवाद खूब बहाइए, आपको पूरी इजाजत है। लेकिन हुजूर जरा जवाहर बाग को याद कीजिएगा। जब राम वृक्ष यादव पूरी सरकार को चुनौती दे रहा था तो शिवपाल सिंह यादव उस पूरे तांडव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कहां गया था दीनदयाल का सपना और कहां गया था तब लोहिया का सपना, जब राम वृक्ष खड़ा होकर के एक पिछली सरकारों पर मत जाइए, आपकी सरकार है, आपकी अकाउंटेबिलिटी। नहीं, मैं जा नहीं रहा, क्योंकि लोग गए इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बहुत कम समय होता है, इस 1 घंटे में हमें अपनी जनता को जस्टिस देना होता है कि उनके मुद्दों को हम उठाएं और पूरी तरीके से बात करें। आगे पीछे की सरकार आप छोड़िए, इस वक्त आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। जवाब दीजिए और कोविड पे सीमित रहिए। हॉस्पिटल कम नहीं है। अकेले लखनऊ के अंदर हमने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रातों रात कन्वर्ट किया है। बेड्स की कमी क्यों आ रही है कहीं सर? कोई बेड्स की कमी लखनऊ के अंदर नहीं है। आप कह रहे हैं बेड की कमी नहीं है, लोग आम जनता कह रही है कि उनको बेड नहीं मिल रहा है। तमाम पत्रकारों को बेड के लिए फोन आ रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं अमित जी? आप कम से कम एक्सेप्ट तो कीजिए। जो भी आपके पास अगर किसी की ये फेलियर है, एक्सेप्ट कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, मैं तैयार हूं आंसर करने के लिए। अरे बड़े से बड़े नेताओं का इलाज नहीं हो पा रहा है, अमीरों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आप क्या गरीब और आम जनता की बात कर रहे हैं आप और हम इस वक्त? बैशिंग करने के लिए कोई भी आरोप लगाया जा सकता है। आज की तारीख में बैशिंग करने से सैडिस्टिक प्लेजर मिलता हो तो आप लें। हमें मानवता की सेवा करने में जो कदम कम रह गए, हम उन कदमों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मानवता की सेवा शमशान घाट और उसके बाहर दिख रही है हमें, कितनी सेवा हो रही है। शमशान घाट में आखिरी अधिकार के लिए भी समान चीजें होनी चाहिए। उसके लिए भी प्लेटफॉर्म्स की संख्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खाली लखनऊ में नहीं, हर बड़े शहर के अंदर बढ़ाया।
और पिछले 6 महीने में राज्य में किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस रही हो, किसी ने अपने आप को इतना डेवलप नहीं किया कि हेल्थ सिस्टम को और स्ट्रांग बनाया जा सके। और यहां पर आकर आप स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं मुझसे। कंचन जी, आप जिस सिस्टम की चर्चा कर रही हैं उस सिस्टम में तो कोई L1, L2, L3 नाम के हॉस्पिटल्स का संज्ञान ही नहीं था, जिनकी सरकारों में काम कर रहे थे, जिसमें ये भी एक डेंगू नहीं कंट्रोल कर पाए थे, एक डेंगू नहीं कंट्रोल कर पाए थे। उसके लिए हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 356 लगाकर इनकी सरकार। डॉक्टर जी के गुप्ता, जी मैडम, क्या सोल्यूशन है मूविंग फॉरवर्ड? What is the सॉल्यूशन मैम solution? यही है, अभी हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, जिन लोगों को इलाज की जरूरत है उनको इलाज मुहैया कराना चाहिए। इस तरह के डिस्कशन अगले 3 महीने तक बंद कर देनी चाहिए, ओछी राजनीति बंद कर देनी चाहिए, सारे पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, सारे एनजीओ, बुद्धिजीवी, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्सेज सब मिलकर काम करेंगे, सब एक ही फोकस करेंगे कि जब तक कोरोना है तब तक हम मिलकर लड़ेंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। उसका तरीका यही है कि जो भी शहर हैं, खास करके शहरों में कोरोना कंट्रोल करना आसान है इस समय, बिकॉज हर शहर में अस्पताल हैं और हर शहर में डॉक्टर्स हैं। हर अस्पताल को चाहिए अपने आसपास की सोसाइटी को अडॉप्ट करे, वहां पे पूरी मेडिकल फैसिलिटी डेवलप करे, उसमें उसका सहयोग वहां का जिला प्रशासन करे, पुलिस प्रशासन करे, वहां का RWA करे, वहां के वॉलंटियर्स करें, वहां के एनजीओ करें, मिलके, क्योंकि अब डर नहीं रहा, डर खत्म हो गया, कोरोना किसी को मार नहीं रहा है। तो अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। और अभी ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ऑप्शन एक्सप्लोर करे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ प्रशासन की पार्टनरशिप हो और मिलके उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करें, अदरवाइज ये बहुत बड़ा लॉस करेगा। ठीक है, तो पीपीपी मॉडल पर वर्क किया जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये ऐसा वक्त है जब हम सबको एक साथ होना चाहिए। आप लोग तो कहते हैं कि हम सरकार के साथ है, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। कंचन जी, एक तो मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और आपने महत्वपूर्ण विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की, लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये उम्मीद करता था कि वो संजीदगी दिखाएंगे, क्योंकि मानवता चीख रही है और सरकार की तमाम व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं, व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल है कि जो 4 महीना मिला था उसमें सरकार ने अच्छी तैयारी नहीं की। बेड बढ़ाए जा सकते थे, दवाइयों की व्यवस्था हो सकती थी। अब ये जो इन्होंने गलती की है उस पर अगर ये गलती मानवीय हो सकती है, सरकारें भी गलती करती हैं, लेकिन गलती पर पर्दा डालना और विपक्ष के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालना ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप का प्रायश्चित अमित पुरी साहब, तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को करना पड़ेगा। अब जहां तक डॉक्टर गुप्ता ने सलाहें दी हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक सुझाव देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उनकी सेवा ली जाए, उनको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए, कैसे भी करके जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनके लिए बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसी भी व्यवस्था की जाए। हम सब आपके साथ हैं और मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि अगर मानवता बचती है तभी आर्थिक चीजें, तभी हमारा जीवन यापन का महत्व रह जाता है, क्योंकि जीवन का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं अगर सरकार करना चाहे तो पूरा लॉकडाउन करें। लॉकडाउन चाहिए इस समय, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं चाहिए। कंप्लीट लॉकडाउन से बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो नॉन कोविड मरीज हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, उनकी मौत होने लगती है, उनको इलाज नहीं मिलता। अच्छे लोग जो डेथ में, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो पार्शियल लॉकडाउन का मतलब ये कि जो भी नॉन एसेंशियल गतिविधियां हैं, जो भी गैर जरूरी काम है, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, कुंभ हो रहा है, धर्म आयोजन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान लट लिए बैठे हुए हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, पब्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, स्कूल चल रहे हैं, अब एग्जाम पोस्टपोन हुए, ये सब पहले हो सकता था। तो कहीं ना कहीं गलती रही है, अब गलती को सुधार करना चाहिए हमें। इस समय तुरंत हम लोगों को चाहिए, जितना पार्शियल लॉकडाउन है, नॉन एसेंशियल गैर जरूरी हर गतिविधि को अगले 3 महीने तक तुरंत बंद कर देना चाहिए, टिल फर्दर न्यू ऑर्डर। और हमें सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो समाज की भागीदारी चाहिए। इतना बड़ा एपिडेमिक है, पेंडेमिक है कि सरकार अकेले नहीं लड़ सकती है, सरकार सक्षम नहीं है, बिकॉज हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतना बड़ा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इतनी जल्दी कम समय में इतना बड़ा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भी नहीं कर सकते, बेड नहीं बढ़ा सकते। तो कुछ हमें ऐसे ऑप्शन जुगाड़ चाहिए जिससे हम चाहें इस टेम्पररी टाइम को कैसे पास ओवर करें। उसका तरीका यही है कि सोसाइटी, समाज, प्रधान मिलके बेड क्रिएट करें, वॉलंटियर्स लाएं, उनको नर्सिंग असिस्टेंट का काम करेंगे, जो नियर बाई डॉक्टर्स रहेंगे वो इलाज देंगे, जो केमिस्ट से नियर बाई जो अस्पताल
अस्पताल है वो दूसरी अन्य मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह का मॉडल लाएं और शायद ये सक्सेसफुल हो सकता है अगर सब लोग तन मन धन तीनों से इसमें भागीदारी करेंगे। अमित पुरी जी बताइए, चुनाव पर कोई बयान नहीं है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी को जवाब मिल गया कि एक फेज में चुनाव नहीं होगा। चीजें जो डीआरडीओ में राजनाथ सिंह ने बोला कि टीम लखनऊ पहुंचेगी वो काम पहले किया जा सकता था। बच्चों की आज जो कंडीशन बनी हुई है, स्कूल्स एग्जाम पोस्टपोन कैंसिल किए जा रहे हैं, वो पहले किया जा सकता था। जो समय मिला था आपको, जो ये पीरियड मिला था जब कोविड के केसेस कम थे, तब हेल्थ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते थे जो आपकी सरकार ने नहीं लिए हैं। कंचन जी, मैं 2-3 चीजें आपसे पॉजिटिव नोट पे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि तर्क कुतर्क करने से, एक बैड माउथ जनरेट करने से कुछ भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी पीएससी सीएससीज हैं सबको L1 L2 की कैटेगरी में लाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर L3 की फैसिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने प्रोवाइड कर रही है। और इसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स अपने अपने जिलों के अंदर हॉस्पिटल्स का एक्विजिशंस कर रहे हैं और उन एक्विजिशंस करके उन हॉस्पिटल्स को L3 की कैटेगरी में ला करके वेंटिलेटर की सुविधा को प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। अब एग्जामिनेशन के बारे में जो नया म्यूटेशन आया उसको देखते हुए जो तात्कालिक निर्णय लेना चाहिए था वो तात्कालिक निर्णय सीबीएसई के लेवल पे भी लिया गया है और संबंधित राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में उनके स्थगन करने के बारे में निर्णय लिया है। अरे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप बड़ा लॉकडाउन की चर्चा कर रहे हैं। जब लॉकडाउन था कोई रोज नहीं जाता था ट्वीट करते हुए कि मंदिर मठ खोल दीजिए, मंदिर मठ खोल दीजिए। इतने खोल दिए, हमारा वाला भी खोल दीजिए। इतने ट्वीट देखे हमने। आचार्य जी, आंखों में धूल मत झोंकिए। इसलिए ये सब चर्चा बेमानी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस वैक्सीन की मुखालफत कर रहे थे यो बांग घुमा कर वही वैक्सीन लगवा रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णन और ट्वीट कर रहे थे। तो जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक है। सियासत खूब कीजिए लेकिन इंसानियत को जिंदा रखिए। इंसानियत को मार के सियासत करेंगे तो लोगों को मालूम है इस बार में वैक्सीन लगाने वाले इसी वैक्सीन की शिद्दत से मजम्मत कर रहे थे। पूछे जा रहे सवालों से बचिए मत, ये सब मत बोलिए। आप सवाल, हमें सवालों से बचने की आदत नहीं है। हम सवालों से दो चार होने वाले सियासती लोग हैं। हमने कभी सवालों से बचने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो बैठे आज लॉकडाउन की पैरवी कर रहे हैं यही ट्वीट करके कर रहे थे। क्या एक्शन लेंगे आप बताइए? लॉकडाउन हटाओ, मंदिर मत खोलो, लॉकडाउन हटाओ, मंदिर मत खोलो। सवाल सुना करिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी की हालत इतनी बुरी है, इसको बताना मुश्किल हो रहा है। आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अच्छा सुनिए, समय की कमी है। कोई शर्म की बात नहीं है और कोई झूठ नहीं बोल रहा। लॉकडाउन पर सरकार क्या एक्शन लेगी? देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जीडीपी माइनस में चली गई थी, लेकिन आज जो देश के हालात है उस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जा रहा है और जितनी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जरूरत है, मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं आप स्पेसिफिक उदाहरण दीजिए। स्वीपिंग रिमार्क करने से उदाहरण नहीं बनते। अमित पुरी जी सुनिए, मुझे मैं 5 मिनट बचे हैं मेरे पास, सिर्फ ऐसे मत कीजिए। समय की कमी है, समय की कमी है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, मत कीजिए ऐसे। अमित पुरी जी बताइए, लॉकडाउन पर बड़े से बड़े एडवाइजर बोल रहे हैं, डॉक्टर्स का पैनल जो डेली बैठता है वो हमसे बोलता है कि लॉकडाउन होना चाहिए, 3 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए। सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? क्योंकि हमें याद है जब लॉकडाउन की स्थिति हुई थी तो देश की अर्थव्यवस्था किस तरह चरमरा गई थी, माइनस में हमारे आंकड़े पहुंच चुके थे। क्या आज हम उस स्थिति में हैं? 3 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन माना जा रहा है, नॉन एसेंशियल सर्विसेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। क्या वीकेंड लॉकडाउन? पहले तो ये देखने को मिला था कि लॉकडाउन हुआ फिर अनलॉक हुआ, लेकिन आज की स्थिति तो कुछ और बयां कर रही है। डिसीजन लेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो कुछ रिक्वायर्ड होगा वो लिया जाएगा। आज की तारीख में नाइट कर्फ्यू से लेकर वीकेंड लॉकडाउन और कई बड़े शहरों के अंदर बाजारों को व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद करने का काम भी किया है। जिस तरह की भी स्थितियां होंगी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को काट डाउन किया जाएगा, लेकिन एसेंशियल एक्टिविटीज के अंदर कोई रोकथाम फिलहाल लगाने का अभी योजना नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन, देखिए
सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन कोविड ऐसा मामला, और मैं हर दिन इस बात को अपने डिबेट में प्रमुखता से रखती हूं कि इस मामले पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें सबको एक साथ मिलकर कंचन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, कोई भी ठोस फैसला ले। अगर लॉकडाउन का फैसला जब किया तो देश की जनता ने समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार फैसला ले, लॉकडाउन का फैसला ले, कोई भी सख्त फैसला ले, हम सब समर्थन करेंगे। मानवता को बचाना हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जीवन नहीं रहा तो ये राजनीति किस काम की? राजनीतिक मोड़ पे बहस को लाने का काम कौन करता है? सरकार के पापों को, गुनाहों को ढकना चाहते हैं ये। अरे भाई, ये ढकते रहना, लेकिन आज जनता को बचाओ, जीवन को सुरक्षित करो। शमशान घाटों में जगह नहीं है, बुरी हालत हो गई है। प्रदेश की राजधानी में पूरी हाहाकार मचा हुआ है। जिसका टेलीफोन आता है, साहब बेड चाहिए, बेड चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत गंभीर निर्णय लेने की जरूरत है। हाथ जोड़ के निवेदन है, राजनीति बाद में करो, जनता के जीवन को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सब समर्थन करेंगे सरकार का, जो भी फैसला ले सरकार। नहीं, ऐसे तो विपक्ष समर्थन नहीं करती। आचार्य जी, आप कुछ बोलते हैं, आपके पार्टी के लोग कुछ और ही बोलते हैं। खैर, मनोज सिंह काका, मैं यहाँ पर समय की कमी, क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। अभी भी ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है, और इसमें सरकार खुले तौर पर विपक्ष का समर्थन मांग रही है। कार्य होता है उसमें विपक्ष का पूरा सहयोग रहता है, लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के बजाय कुछ बेहतर संसाधन जनता को उपलब्ध कराने के बजाय सरकार गाइडलाइंस बार-बार जारी कर रही है ना मनोज सिंह काका, ऐसे मत कहिए। बार-बार गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की जा रही है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए ये भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार लापरवाही कर रही है। काम सरकार कर रही है, लेकिन ठीक से नहीं कर पा रही है। हम लोग तो ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल तक के सारे लोगों के संपर्क में रहते हैं। लखनऊ का तो सीएमओ फोन अपना स्विच ऑफ कर ले रहा, और जनपदों की आप क्या बात करेंगी? तो सारी तरह की व्यवस्था कोलैप्स है, और सरकार सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति की हो, उसको लोगों के जरूरतों का कुछ पता ही नहीं है। अब सरकार फंस चुकी है। ठीक है, दीपक मिश्रा जी जुड़े। कंचन जी, सरकार जो अच्छे काम करी उसकी साधुवाद, जहां वो असफल हो रही है वहां वायदा दिखाने का काम नहीं। आप समर्थन करेंगे सरकार का? आप इतना बताइए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी। कोविड के केस में जो बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी के इतने बुरे हालात हैं कि देखकर रोना आता है, तरस आती है उन लोगों पर जिनकी लाशें शमशान घाट के बाहर पड़ी है, उन परिजनों पर जो मिल नहीं पा रहे हैं, जिनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी सता रही है, वेंटिलेटर्स की कमी है, और झूठ बोलना छोड़ दे, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दीपक मिश्रा, क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए, हम लोग और हमारी पूरी पार्टी ने खुद वैक्सीन लगाया, दूसरा डोज भी ले लेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील कर रहे हैं कि जनता को जागरूक करें, और यदि सरकार के पास श्रम शक्ति की कमी है तो हमारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार मानवता के इस संकट के दौर में संकुचित, स्वार्थी और नितांत चुनावी राजनीति को छोड़े। ठीक है, शुक्रिया। आप सभी का, समय की कमी है, प्लीज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना की सुनामी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आंकड़े 2 लाख के पार हो चुके हैं। सवाल कई सारे सत्ता पक्ष पर उठ रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर भी उतने ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मेरी आपकी विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता को जागरूक करें। इंजेक्शंस की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों के ऑक्सीजन लेवल ड्रिप होते जा रहे हैं, ऑक्सीमीटर्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देने की जरूरत है। बार बार न्यूज़ 1 इंडिया, मैं कंचन जैसवानी आपसे अपील करती हूं कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, बेहद जरूरी है। आंकड़े दूसरे दिन 2 लाख से पार हो चुके हैं। जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी कोने से, हमें झकझोर कर रख देती है। कई ऐसे कॉल्स आते हैं जहां बेड्स की जरूरत साफ तौर पर आती है। इसीलिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। इसी के साथ आज न्यूज़ 1 इंडिया में कंचन का अभियान में इतना ही। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ।